नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज द प्लास्टिक लिमिट। किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या बोले कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्लास्टिक लिमिट, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि जो प्लास्टिक लिमिट है, देखो तीन लिमिट्स थी ना, है ना, कौन कौन सी है वो, श्रिंकेज लिमिट, कौन सी है, श्रिंकेज लिमिट है, और कौन सी है, वाटर श्रिंकेज लिमिट होगी, और होगी प्लास्टिक लिमिट, और तीसरी कौन सी है, लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो ये तीन क्या होगी हमारी अटरबर्ग की लिमिट्स होगी। अब इन लिमिट्स में सबसे पहले हमने लिक्विड लिमिट किया, राइट। अब कौन सा कर रहे हैं हम, प्लास्टिक लिमिट कर रहे हैं। तो प्लास्टिक लिमिट क्या बोलता है कि प्लास्टिक लिमिट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल चेंजेस फ्रॉम सेमी सॉलिड टू अ प्लास्टिक स्टेट, ठीक है। ये कैसे, जैसे यहाँ पे हुआ था, क्या हो रहा है कि प्लास्टिक लिमिट कौन सी है कि वो ना सेमी सॉलिड से डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करे, तो ये क्या हो जाएगी हमारी पीएल, पीएल से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं प्लास्टिक लिमिट को। अगर मुझे प्लास्टिक लिमिट लिखना होगा तो मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, पीएल से। तो सेमी सॉलिड से जब वो प्लास्टिक स्टेट को जाती है या फिर प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड को जाती है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या बोल सकते हैं हम, इट इज द प्लास्टिक लिमिट। वही चीज यहां पे लिखी है कि भाई प्लास्टिक लिमिट क्या है कि वो मिनिमम वाटर कंटेंट है एट विच द सॉइल चेंजेस फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट टू अ प्लास्टिक स्टेट एंड वाइस वर्सा क्या है, इसका ट्रुथ है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे लिखा है मिनिमम वाटर कंटेंट। अब क्वेश्चन उठता है कि यार ये मिनिमम वाटर कंटेंट क्यों बोल रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि सर आपने, ठीक है, आपने बोल दिया हमें कि प्लास्टिक लिमिट क्या है कि सेमी सॉलिड से लेकर प्लास्टिक स्टेट को जा रही है, तो हम उसको बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम वाटर कंटेंट पे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर मैं इससे नीचे वाला वाटर कंटेंट लूंगा तो क्या होगा, सॉइल ना, जो भी सॉइल होगी वो क्या होगी उस टाइम पे ब्रिटल होगी, मतलब वो टूट जाएगी, टूट जाएगी, ब्रिटल मतलब टूट जाएगी, ठीक है ना। तो अगर इससे इस ये वाटर कंटेंट है ना, तो इस वाटर कंटेंट से अगर हम नीचे देखें, यहाँ पे देखें, नीचे देखें, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे अगर हम सॉइल को देखेंगे तो सॉइल क्या कर जाएगी, ब्रिटल है, और सॉइल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, राइट। अगर मैं इससे ऊपर का देखूं, अगर मैं इससे ऊपर के वाटर कंटेंट को देखूं तो क्या होगा, यहाँ पे सॉइल जो है शेप ले लेगी, जैसे कि कोई भी क्ले में क्या करता है, कोई भी जो हमारा पॉटर होता है वो क्या करता है, क्ले को क्या बना देता है, क्ले में बना देता है वो, इस तरह से पॉट बनाता है। क्या हो रही है, ये यहां पे डिफॉर्म हो रही है विदाउट क्रैकिंग, डिफॉर्म विदाउट क्रैकिंग, डिफॉर्म विदाउट क्रैकिंग। तो क्या कर रहा है, कोई भी पॉटर ना छोटी सी क्ले ले रहा है, उस क्ले से क्या बना रहा है, एक बड़ा सा पॉट बना रहा है, और इसमें ना हमें कोई भी क्रैक नहीं दिख रहे। इसमें अगर हमें क्रैक नहीं दिख रहे तो हम क्या बोलेंगे कि वो मोल्डेबल है, वो प्लास्टिक स्टेट में आ गई है। और सेमी सॉलिड कौन सा है, जिसमें की सॉइल क्या है हमारी ब्रिटल रहेगी, यानी वो टूटना शुरू कर जाएगी। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो प्लास्टिक लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट ना वो लिमिट है, मतलब ये वो डिसाइड कर, ये वाटर मतलब ये क्या है, ये एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एक तरह का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां पे जो सॉइल है, सॉइल का क्या है, सॉइल जस्ट बिकेम हो रही है, सॉइल जस्ट बिकम, या फिर ऐसे बोलो सॉइल जस्ट शोइंग प्लास्टिक बिहेवियर, जस्ट शोइंग प्लास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक बिहेवियर, यानी इस डब्ल्यूपी पे सॉइल जो है वो प्लास्टिक की तरह दिखना शुरू कर देती है। दैट इज वाई हम क्या बोलेंगे कि ये ना मिनिमम वाटर कंटेंट होना चाहिए, ना तो इससे नीचे होना चाहिए ना तो इससे ऊपर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्लास्टिक लिमिट है जहां पे जो सॉइल है वो क्या कर रही है, एज अ प्लास्टिक की तरह बिहेवियर दिखा रही है। दैट इज वाई हम क्या बोल सकते हैं, ये प्लास्टिक लिमिट है। तो समझ में आया कि वाटर कंटेंट मिनिमम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे ऊपर अगर जब मैं वाटर कंटेंट लूं, अगर मैं इसे हायर लूं तो वो क्या करेगी, वो प्लास्टिक की तरह एक्ट करेगी। लेकिन हमें क्या फाइंड, हमें प्लास्टिक नहीं चाहिए। आप ऐसा मत समझना कि देखो यहाँ पे प्लास्टिक लिखा है और हम प्लास्टिक की लिमिट देख रहे हैं। हम पता क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जहां पे सॉइल प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगी ना, जहां पे सॉइल प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगी, उस पॉइंट को हमें देखना है। तो वो पॉइंट कौन सा हो गया, हमारा प्लास्टिक लिमिट हो गया। तो समझ में आया कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट में मिनिमम वाटर क्यों आया था, ठीक है। सिमिलरली क्या बोला है, सेमी सॉलिड से लेकर वो प्लास्टिक स्टेट में जा रही है, और वाइस वर्सा भी ट्रुथ है। नेक्स्ट क्या है कि एट दिस पॉइंट, यानी यहां पे हम बोल सकते हैं कि फॉर द डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर द डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्यों लिखा मैंने, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि हम क्या करते हैं ना, ये मतलब जो हमारा प्लास्टिक लिमिट है ना, इस प्लास्टिक लिमिट में हम क्या करते हैं कि एट दिस पॉइंट द सॉइल कैन बी रोल्ड इनटू थ्रेड्स, थ्री थ्रेड्स ऑफ अ 3 mm डाया विदाउट ब्रेकिंग। या फिर ऐसे बोलो स्टार्ट टू, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि स्टार्ट, या फिर ऐसे बोलो बिगेन टू क्रम्बल। क्या बोल सकते हैं, बिगेन टू क्रम्बल। कब, जब हम उसको रोल करेंगे इनटू 3 mm डाया विदाउट ब्रेकिंग, राइट। विदाउट ब्रेकिंग मत लिखना, यहाँ पे पता क्या लिखता हूँ, विदाउट ब्रेकिंग। अगर जो यहाँ पे मैंने विदाउट ब्रेकिंग भी लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बोल क्या रहा है ये चीज, ये बोल रहा है कि देखो एट दिस पॉइंट जो सॉइल है कैन बी रोल्ड इनटू थ्रेड्स ऑफ 3 mm डाया विदाउट ब्रेकिंग। अगर वो विदाउट ब्रेकिंग हो जाए, मतलब ये गलत क्यों है, मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया था ना यहाँ पे विदाउट ब्रेकिंग, तो ये गलत पता क्यों है, क्योंकि विदाउट ब्रेकिंग अगर वो हो रहा है तो वो कौन सी स्टेट में, वो फिर अभी प्लास्टिक स्टेट में, और प्लास्टिक स्टेट में वो मोल्डेबल है। तो मैं ये चीज इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ये विदाउट ब्रेकिंग लिखा है।
लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं कि एट द पॉइंट ऑफ द सॉइल कैन बी रोल्ड इनटू थ्रेड्स ऑफ अ 3 mm डाया एंड 3 mm डाया बिगेन्स टू क्रम्बल, मतलब वो टूटना शुरू कर जाए, तो वो क्या होगी हमारी पीएल, क्या बोल सकते हैं हम उसको, प्लास्टिक लिमिट। तो विदाउट ब्रेकिंग यहाँ पे नहीं आएगा। तो समझ में आया कि क्या लिखा है, कुछ कई बार गलतियां भी हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि प्लास्टिक लिमिट, अब मैं कंपाइल कर दूं सबको। तो मैंने क्या बोला कि देखो प्लास्टिक लिमिट देखो आप कि प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, क्यों, क्योंकि हम अटरवर्क की 3 लिमिट्स कर रहे हैं, कौन कौन सी, श्रिंकेज, प्लास्टिक एंड लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट हमने कर लिया, प्लास्टिक लिमिट बचा। अब मैंने बोला कि देखो प्लास्टिक लिमिट ना क्या होता है, वो होता है मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल जो है वो सेमी सॉलिड से प्लास्टिक स्टेट को जाए, और वाइस वर्सा भी ट्रूथ है, यानी प्लास्टिक स्टेट से लेकर सेमी सॉलिड को जाए, ठीक है। फिर मैंने बोला कि प्लास्टिक लिमिट को डिटर्मिन कैसे करते हैं। अगर जो उसे डिटर्मिन करना है तो हमें एक सॉइल लेनी पड़ेगी, और उस सॉइल में क्या करना पड़ेगा, हमको वाटर कंटेंट बनाना पड़ेगा। उसमें क्या डालना पड़ेगा, हमको वाटर कंटेंट इंक्रीज करते रहना पड़ेगा जब तक कि वो क्या ना हो, वो रोल्ड नाउ इनटू द थ्रेड्स ऑफ 3 mm, और वो स्टार्ट्स टू क्रम्बल, वो टूटना शुरू करेगी। जब वो टूटना शुरू करेगी तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्लास्टिक लिमिट बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि दूसरा और क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरह से मैंने बताया आपको कि भाई क्ले है, अगर जिससे कम होगा तो क्या होगा, वो एक तरह का ब्रिटल की तरह एक्ट करेगा, और इससे ऊपर होगा तो क्या होगा, वो शेप लेना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, वाटर कंटेंट जो है वो ज्यादा है देन प्लास्टिक लिमिट, और यहाँ पे वाटर कंटेंट क्या है, कम है प्लास्टिक लिमिट से। तो समझ में आया क्या लिखा है। अब क्वेश्चन उठता है कि कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ये आप ठीक है आपने बताया हमारे को ये सब है, ये रीजन है, पर यहाँ पे आपने सर 3 mm डाया क्यों लिया, यहाँ पे आपने 3 mm डाया क्यों लिया, सर 3 mm डाया ही क्यों आपने यहाँ पे कंसीडर किया, कोई और डाया क्यों नहीं लिया। जब हम 3 mm डाया की बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 mm डाया हमने इसलिए लिया है बच्चों, 3 mm डाया की अगर हम बात करें वाई क्यों लिया है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर 3 mm डाया की हम बात करें ना, तो ये ना एक तरह का क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड, क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड साइज है। क्या है ये, एक स्टैंडर्डाइज साइज है जहां तक सॉइल क्या है, रोल करने पर थ्रेड्स बन सकती है। ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज साइज है जहां पे हम किसी भी सॉइल को क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, और रोल करेंगे तो क्या बनेंगे, वो थ्रेड्स बनेंगे। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, एक स्टैंडर्डाइज साइज है। दूसरा, अगर अगर ये जो हमारी ये है ना, ये जो हमने बनाई है, क्या बनाई है हमने, 3 mm डाया का हमने अगर जो थ्रेड बनाया ना, तो अगर ये टूटने लग जाए तो इसका मतलब क्या है कि सॉइल, मतलब ये है कि जो सॉइल है ना, सॉइल का जो प्लास्टिक लिमिट पे है वो पहुंच चुकी है। अगर ये क्रैक्स आने लग जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो प्लास्टिक लिमिट तक पहुंच चुकी है। और अगर जो वो नहीं टूटी तो क्या होगा, वाटर कंटेंट अभी भी क्या है, ज्यादा है। क्यों है वाटर कंटेंट ज्यादा, क्योंकि अब शेप लेना शुरू कर देगी। तो समझ में आया कि मैंने क्या बोला, कि देखो ये स्टैंडर्डाइज साइज है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखो हम अगर जो हमें लैब में टेस्ट करना है ना, तो फॉर द सेम रिजल्ट ना, सेम रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, हम 3 mm डाया को ही बनाते हैं। तो समझ में आया कि 3 mm डाया क्यों आया, ऐसे में सोचना कि क्यों है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि 3 mm डाया जो है वो एक स्टैंडर्ड है, जैसे कि सॉइल टूटना शुरू करेगी और इंडिकेट जस्ट बिकेम अ प्लास्टिक। क्या बोल सकते हैं हम कि वो ये इंडिकेशन दे रही है कि वो जस्ट बिकेम द प्लास्टिक। तो समझ में आया कि 3 mm डाया क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा सा ये प्लास्टिक लिमिट कि देखो प्लास्टिक लिमिट है, मिनिमम वाटर कंटेंट है। अब याद क्या करना है आपको, देखो प्लास्टिक लिमिट, मिनिमम वाटर कंटेंट, और क्या डिटर्मिनेशन के लिए 3 mm डाया, और सेमी सॉलिड से सॉलिड की प्लास्टिक की तरफ, और प्लास्टिक से सेमी सॉलिड की तरफ, बस खत्म हो गया। और 3 mm डाया क्यों है, ये एक स्टैंडर्डाइज साइज है ताकि जो रिजल्ट जो लैब में हमारे को जब हम लैब में टेस्ट करेंगे तो लैब में हमें सेम से रिजल्ट मिले। ऐसे नहीं मिले कि अमेरिका में कुछ और रिजल्ट मिल रहे हैं और इंडिया में हमारे को कोई और रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ऐसा स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करते हैं कि इंडिया में भी जब हम कोई सॉइल देख रहे हैं या फिर कोई और सॉइल देखेंगे, जैसे हम अमेरिका में देख रहे हैं या फिर हम यूएसए में देख रहे हैं या फिर हम कहीं ऐसी जगह देख रहे हैं जहां पे क्या है सेम स्टैंडर्डाइज हो गया, तभी हम बोल सकते हैं कि चीजें क्या है, सही होगी, राइट। जैसे हमने पहले बोला था कि देखो रबर का हम क्या लेते हैं, नीचे हम लेते हैं रबर का, लेते कि नहीं हम कासी कंट्री ऑपरेटर्स में क्या लेते हैं, जो हम नीचे बेस लेते थे वो रबर का लेते थे, ठीक है। अब मान लो कि किसी भी कंट्री ने आपसे क्या है, आपसे गुस्सा है, तो वो सोचेगी कि अगर इंडिया ये यूज कर रहा है और मैं ये ना यूज करूं, मैं मेटल यूज करूंगा, तो आपको पता है कि उसकी क्या लिमिटेशन है। मतलब हर पॉइंट पे क्या है, एक लिमिटेशन है, एक स्टैंडर्डाइज चीज है जो कि आपको हमेशा याद रखनी है कि 3 mm डाया है, स्टैंडर्डाइज साइज है, लैब में सेम से रिजल्ट आए, हर लैब में सेम से रिजल्ट आए, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो इंडिया में हो, राइट। और 3 mm डाया क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज साइज है, इसी में क्या बनता है, हमारा थ्रेड्स बनता है। और जब ये क्रैक होने लग जाएंगे तो प्लास्टिक लिमिट है, और अगर जो वो टूटेगा नहीं तो मतलब क्या है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो अभी भी वाटर कंटेंट उसमें ज्यादा है। क्लियर हो गया सब कुछ। तो नेक्स्ट हमारी अटरवर्क लिमिट कौन सी है, दैट इज द श्रिंकेज लिमिट। हमने कौन कौन सी कर दी है, लिक्विड लिमिट कर दी है, प्लास्टिक लिमिट कर दी है, और किस तरह से इन्हें डिटर्मिन करना है ये चीज भी मैंने आपको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट जो हमारी कौन सी लिमिट आती है, दैट इज द श्रिंकेज लिमिट। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, WS से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आपको अगर पता नहीं लग रहा है तो यहां पे मैंने क्या किया, आपको बताया था, पहले ही बता दिया था कि WS क्या है, श्रिंकेज लिमिट है, राइट। तो ये क्या है, हमारी श्रिंकेज लिमिट है। अब ये क्या है, क्या ये श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट जो है वो देखो, श्रिंकेज लिमिट इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल कैन बी कंप्लीटली ड्राइड विदाउट एनी फर्दर रिडक्शन इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है। अब ये ना जनरली क्या करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। जब आप इस डेफिनेशन को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि श्रिंकेज लिमिट क्या है, एक तरह का मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, राइट।
जहां पे क्या है कि सॉइल कैन बी कंप्लीटली ड्राइड, यानी सॉइल कैन बी कंप्लीटली ड्राइड बिना किसी रिडक्शन इन इट्स वॉल्यूम। इसका मतलब पता क्या है कि अटरबर्ग की हमारी नेक्स्ट लिमिट कौन सी है, श्रिंकेज लिमिट। अब ये जो श्रिंकेज लिमिट है ये हमें क्या बताती है कि सॉइल जब कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा ना, जब कंप्लीटली सॉइल जो है, अगर मैं किसी सॉइल को ओवन में डाल दूं तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा, राइट, कंप्लीटली ड्राई होगा, है ना। ऐसे नहीं कि उसमें सैचुरेशन की पार्शियली सैचुरेशन का केस है। तो यहाँ पे यही चीज हो रही है कि जब हम सॉइल को क्या बोल रहे हैं कि श्रिंकेज लिमिट एक तरह का क्या है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, जहां पे सॉइल कंप्लीटली ड्राई हो जाए बट फर्दर उसमें वॉल्यूम में रिडक्शन ना है, ठीक है। यानी क्या बोल सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे मैंने दूसरी भाषा में लिखा है क्योंकि कंफ्यूजन प्रोड्यूस करता है, कि श्रिंकेज लिमिट इज द वाटर कंटेंट, वो एक वाटर कंटेंट है जिसके नीचे फर्दर जो ड्राइंग होगी वो वॉल्यूम की रिडक्शन को कॉज नहीं करेगी। मतलब कि जब हम श्रिंकेज लिमिट को देख रहे हैं तो श्रिंकेज लिमिट क्या बता रही है कि सॉइल जब कंप्लीटली ड्राई हो जाएगी तो उसमें कितना मैक्सिमम वाटर कंटेंट होगा बिना किसी वॉल्यूम के चेंज। तो समझ में आया मैंने क्या बोला, कि मैं क्या बोल रहा हूं कि श्रिंकेज लिमिट क्या है, एक तरह का ऐसी लिमिट है जहां पे क्या हो रहा है कि हमारा रिडक्शन तो हो रहा है। किसमें रिडक्शन हो रहा है, देखो वाटर कंटेंट देखो WS से 0 को गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयर इज अ रिडक्शन इन, हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन इन, क्या बोल सकते हैं, वाटर कंटेंट। इतना क्लियर हो गया कि WS से अगर हम 0 को देखें तो रिडक्शन तो हो रहा है, और लिमिट ये क्या है, WS ये है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट ओवर हियर। वॉल्यूम क्या है, इज कांस्टेंट ओवर हियर। तो इसको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या बोल सकते हैं कि जब हम श्रिंकेज लिमिट को बोलते हैं तो वो एक अटरबर्ग की वो है लिमिट है जो ये हमें बताएगी सॉइल जब कंप्लीटली ड्राई हो रहा है। ड्राई का मतलब क्या है कि ड्राई का मतलब ही क्या होता है कि जब कोई भी चीज क्या है उससे वाटर कंटेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इतना क्लियर हो गया। अब वाटर कंटेंट कम हो रहा है और साथ में क्या बोला है कि देखो वाटर कंटेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये क्या है, ये वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है। क्यों, क्योंकि इसके बाद वाली सिचुएशन क्या है, इसके बाद वाली सिचुएशन है सेमी सॉलिड। अगर इससे ज्यादा हमारा वाटर कंटेंट होगा तो वो कंडीशन किसकी आ जाएगी, सेमी सॉलिड की आ जाएगी। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, श्रिंकेज लिमिट की, यानी वो ना एक मैक्सिमम श्रिंकेज लिमिट है जहां पे, ध्यान से सुनना, जहां पे रिडक्शन हो रहा है वाटर कंटेंट का, मतलब रिडक्शन हो रहा है वाटर कंटेंट का बिना किसी वॉल्यूम के चेंज हुए। और ये क्या होगा, WS वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, कि इसके बाद वॉल्यूम में तो रिडक्शन होगा। ये क्लेरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वॉल्यूम में तो रिडक्शन होगा और वॉल्यूम में रिडक्शन होगा लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये डेफिनेशन जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर जो आपको लगता है कि मैं ओवर एंड ओवर अगेन अगेन दोबारा बता रहा हूँ तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप खुद से पढ़ोगे ना तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, राइट। और क्या बोला है कि एट अ श्रिंकेज लिमिट, यानी कहां पे, इस पूरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि एट अ श्रिंकेज लिमिट, क्या बोल रहा है, एट अ श्रिंकेज लिमिट सॉइल पासेस फ्रॉम सेमी सॉलिड टू सॉलिड एंड वाइस वर्सा। इस लिमिट पे क्या हो रहा है कि सेमी सॉलिड से सॉलिड की तरफ जा रहा है और सॉलिड से सेमी सॉलिड की तरफ जा रहा है। और ये क्या है, वाइस वर्सा भी ट्रुथ है, यानी सेमी सॉलिड से सॉलिड की तरफ और सॉलिड से सेमी सॉलिड की तरफ। तो इतनी चीज अगर आपको क्लियर होगी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुई है तो मैंने हर एक चीज क्या कर रखी है, डिफाइन कर रखी है, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। तो इतना समझ में आया क्या लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम क्यों लिखा है ना, मिनिमम क्यों नहीं लिखा, इतना समझ में आया। अच्छा, दूसरा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब लिक्विड लिमिट में क्या बोला था मैंने, अगर जिसको याद होगा ना वो, जिसको याद नहीं है वो दोबारा याद करना, कि हायर इज द लिक्विड लिमिट हायर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी। बोला था कि नहीं, ये चीज बोली थी कि नहीं, हायर द लिक्विड लिमिट हायर इज द कंप्रेसिबिलिटी, राइट। अब सिमिलरली जब मैं इसको देख रहा हूँ, श्रिंकेज लिमिट को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि राइट जैसे कि क्या लिखा है कि लोअर इज द श्रिंकेज लिमिट हायर इज द स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। अब श्रिंकेज क्या होता है कि वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होना, वॉल्यूम डिक्रीजेस एज द वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है डिक्रीज, जब जैसे जैसे वाटर कंटेंट क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है। और यही क्या होता है स्वेलिंग का, स्वेलिंग का क्या होता है कि वॉल्यूम में इंक्रीज एज द वाटर कंटेंट इंक्रीजिंग। अब ये चीज तो आपको पता ही है, जैसे आपके पाँव में अगर चोट लग जाए तो वो स्वेल कर जाता है, तो वो क्या हो जाता है कि पहले तो फ्लैट था लेकिन वो एक्सपैंड हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है कि इसका ना वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो चुका है। इतना क्लियर हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि किसी की भी श्रिंकेज लिमिट जो है ना अगर वो कम है तो उसका जो स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी है वो क्या है, ज्यादा होगी। ज्यादा कैसे होगी, देखो अगर जब मैं इन दो सॉइल को लूं, सॉइल 1 एंड सॉइल 2, इन दोनों को मैंने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। अब WS क्या है, WS है श्रिंकेज लिमिट। मान लो कि इसका श्रिंकेज लिमिट जो है वो 20% पे आता है और ये क्या है 50%, और इसका आता है 15% से लेकर 15% से लेकर 50% तक। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका वाटर कंटेंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाली चीज क्या बोल सकता हूं मैं कि अगर इसका वाटर कंटेंट में क्या कर रहा हूं, वाटर कंटेंट में इंक्रीज कर रहा हूं, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलूंगा मैं, इस वाली प्रॉपर्टी को बोलूंगा स्वेल होना, बोलूंगा कि नहीं। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कि देखो वाटर कंटेंट में डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम में भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, श्रिंकेज बोलूंगा। तो इस फिनोमेना को देखूं मैं तो यहाँ पे देखूंगा कि 20% से यार 50% हो रहा है, तो ये तो देखो छोटी वैल्यू है। लेकिन जब मैं इसको देख रहा हूँ तो 50% से 50% में, अगर 15% से 50% को देख रहा हूँ तो इनमें क्या आ जाएगा 30, और ये क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो 35 जनरली ज्यादा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ
कि जैसे जैसे किसी का अगर इसका श्रिंकेज लिमिट यहाँ होके नहीं यहाँ पे होता, मान लो कि इसका 10% में होता, तो फिर यहाँ पे कितना आता, 40% आता। यानी उस पॉइंट पे किसी भी श्रिंकेज लिमिट, अगर जो किसी भी सॉइल का, अगर ये सॉइल बने ना, तो इस सॉइल का अगर श्रिंकेज लिमिट कम होता जाएगा ना, तो वैसे ही इसकी स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी क्या है, ज्यादा हो जाएगी। अब एक और चीज कि देखो श्रिंकेज लिमिट के बाद ही वॉल्यूम चेंज होता है कि नहीं, श्रिंकेज लिमिट के बाद ही क्या होता है, वॉल्यूम चेंज होता है। तो यहाँ पे केस पता कौन सा होता है, सैचुरेशन ना जो इसकी होती है वो लेस देन किससे होती है, 100% से। अगर मैंने पहले लिखा था कि सैचुरेशन इज इक्वल टू 1 ना, तो वो गलत है। क्यों है वो गलत, ये भी समझ लो। मैंने ये पहले इसलिए जानबूझ के लिखा था ताकि ये पॉइंट मैं आपको क्लैरिफाई कर सकूं। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि श्रिंकेज लिमिट पे क्या हो रहा है, श्रिंकेज लिमिट पे जो सॉइल है ना वो कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं होती, वो क्या होती है, वो ना पार्शियली सैचुरेटेड होती है। क्या होती है, पार्शियली सैचुरेटेड होती है। फिर मैंने क्या लिखा था, S इज इक्वल टू 1 लिखा था। अब भी क्वेश्चन उठता है कि सर आपने सैचुरेशन 1 क्यों लिखा है यहाँ पे। देखो क्या होता है ना कि जब हम इस श्रिंकेज लिमिट से नीचे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि देखो वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर जिस सॉइल है उस सॉइल में क्या है, सॉलिड है प्लस वाटर है और क्या होता है, एयर होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे केस किसका है, वाटर का तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, सुपर सैचुरेशन का केस है। ये क्या है, सुपर सैचुरेशन का केस है। तो सुपर सैचुरेशन के केस में एयर तो आएगा नहीं, राइट। अब क्या हो रहा है कि इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहां तक पहुंच गया। अब वॉल्यूम इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, सॉरी वॉल्यूम यहां तक डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके बाद क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जा रहा है, पर वाटर कंटेंट स्टिल डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब ऐसा बोला जाता है कि इससे पहले सैचुरेशन रहता है, लेकिन इसके बाद क्या है कि सैचुरेशन क्या है, वो पार्शियली सैचुरेटेड हो जाती है। वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे वाटर भी, एयर भी आ रहा है, ठीक है, वाटर की जगह पे एयर भी आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि श्रिंकेज लिमिट पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना कुछ जैसे जैसे वॉल्यूम इसका डिक्रीज, जैसे जैसे इसका वाटर कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज जस्ट कंप्लीटली सैचुरेटेड। यानी वो मिनिमम वाटर है जहां तक सॉइल जो है वो कंप्लीटली सैचुरेटेड रहती है। तो समझ में आया, ये वाली डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों की समझ ही नहीं पाते कि इसके बाद की इस पॉइंट तक, ठीक है। तो ये सब चीजें कि इस पॉइंट की मतलब यहां तक क्या है, सैचुरेशन तो रहेगी, लेकिन इस पॉइंट पे क्या रहेगी, सैचुरेशन पार्शियली सैचुरेटेड रहेगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एयर आ जाती है उसमें। तो क्लियर हो गया क्या बोला मैंने, ठीक है। अब क्या करना है हमने नेक्स्ट, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द श्रिंकेज लिमिट, राइट। उससे पहले सब कुछ बता दिया मैंने आपको, जो भी आपको क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे दोबारा से वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा श्रिंकेज लिमिट। फिर उसके बाद क्या बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोअर इज द श्रिंकेज लिमिट, हायर इज द स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, राइट। तो समझ में आया ये सब कुछ, राइट। अब करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ अ श्रिंकेज लिमिट। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली तो क्या बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली तो यहाँ पे क्या होगा, सैचुरेशन जो है वो लेस देन 100% रहेगी, लेकिन हम क्या मानते हैं कि सैचुरेशन 1 रहेगी एट श्रिंकेज लिमिट, राइट। ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। समझ में आया मैंने क्या बोला था ये भी नीचे, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ अ श्रिंकेज लिमिट। अब डिटर्मिनेशन ऑफ अ श्रिंकेज लिमिट कैसे करेंगे, सबसे पहले पता क्या करना है आपको कि आपको एक सॉइल का क्या लेना है, चंक लेना है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, सॉइल का चंक है, ठीक है। अब इसको वेइंग मशीन पे डालो, इसका वेट निकालो, इसका वेट क्या हो जाएगा, इसका वेट निकालो, या फिर इसका मास निकालो, मास से भी बोल सकते हैं। तो मास क्या हो जाएगा इसका, मान लो m1 है, ठीक है। इसका क्या निकालो, वॉल्यूम ऑफ दी सॉइल निकालो। कैसे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ दी सॉइल, वॉल्यूम ऑफ दी सॉइल निकालने के लिए ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे भी मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड का इस्तेमाल होता है ताकि हम वॉल्यूम ऑफ द सॉइल निकाल सकें। एक होता है मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड और दूसरा कौन सा होता है, दैट इज द वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब मैंने वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड तो आपको बता दिया कि वॉल्यूम ऑफ द सॉइल किस तरह से निकालते हैं। अब मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि एक ना ब्रिम लेते हैं, मतलब एक कंटेनर लो और इस कंटेनर में क्या कर दो, मर्करी फिल कर दो। क्या कर दो, मर्करी फिल कर दो। और साथ में क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा यहाँ से मर्करी ओवरफ्लो होगा, मर्करी ओवरफ्लो क्यों होगा, क्योंकि तुमने यहाँ तक ना मर्करी भर दिया। अब क्या लो, सॉइल लो, इस सॉइल को इसके अंदर डाल दो। अब जैसे ही सॉइल इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, सॉइल जैसे ही सॉइल इसके अंदर डाल दिया तो मर्करी क्या इसके अंदर एंटर कर जाएगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा इसके अंदर एंटर, क्योंकि मर्करी का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। तो मर्करी अगर इसके अंदर एंटर नहीं करेगा तो जितना पानी बाहर को निकला होगा, ठीक है, जितना पानी क्या है, ध्यान से क्या करना, सॉइल यहाँ पे डाल देना। अब जैसे ही सॉइल यहाँ पे डालोगे तो क्या करेगा, मर्करी बाहर निकलेगा और इसको यहाँ पे क्या कर दो, आप एक कंटेनर में कलेक्ट कर दो। अब जो हमारे को मर्करी डिस्प्लेसमेंट किस तरह से, वॉल्यूम ऑफ द मतलब वॉल्यूम ऑफ द क्या निकालना है, सॉइल निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द मर्करी डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ द मर्करी डिस्प्लेस से क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मिल जाएगा। तो समझ में आया क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, उसका वेट ले लिया, मास हो गया m1 और इसका वॉल्यूम कितना है, राइट। तो ये हो गया मास इसका m1 और वॉल्यूम ऑफ द सॉइल क्या है वो भी हमने निकाल दिया। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल क्या हो जाएगा, मान लो v1 है। तो दो चीजें मिल गई, एक तो वेट मिल गया, एक दूसरा क्या मिल गया, इसका वॉल्यूम मिल गया, ठीक है। अब ये जो सॉइल आपने ली है ये किस कंडीशन में हो सकती है, ये किसी भी कंडीशन में हो सकती है, यानी ये वेट भी हो सकती है, पार्शियली भी हो सकती है। तो जो भी इसका रहेगा ना, हमें क्या करना है, इसको कंप्लीटली क्या करना है, इसके बाद ओवन ड्राई करके क्या करना है, इसको
ओवन ड्राई कर लो इसको, और ओवन ड्राई करके क्या करो इसको, इसका क्या करो, इसका दोबारा से क्या निकालो, वेट निकालो। अब इसका वेट मान लो कि md आया, क्योंकि वाटर तो सारा इवेपोरेट हो गया, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, मान लो कि vd, ठीक है, इसका वॉल्यूम vd आएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि वॉल्यूम किस तरह से निकालोगे, ये vd भी है ना, सिमिलरली किस तरह से निकालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया मर्करी डिस्प्लेसमेंट मेथड से, ठीक है। कैसे, आप इसको लो, ड्राई सॉइल को लो, ब्रिम को पूरा भर दो, और ऊपर क्या डाल दो, इसमें आप सॉइल डाल दो, ड्राई सॉइल डाल दो। अब जो भी डिस्प्लेस हुआ वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सॉइल, तो vd भी क्या हो गया, आपके सामने निकल गया, ठीक है। अब मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो है हमारे पास, कि ये हमारे पास क्या है, सॉइल है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास सॉइल आ गई, जो हमने क्या ली, अब वो जो कंडीशंस मैंने आपको प्रोसेस बता दिया ना, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरह से हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि मान लो कि ये क्या है, हमारे पास सॉइल आ गया, राइट। अब इसमें क्या होंगे, सॉलिड होंगे, इतना तो क्लियर ही है हमारे को कि यहाँ पे क्या होंगे, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सॉलिड होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सॉलिड होगा, और साथ में हमें क्या पता है कि m1, इसका m1 क्या है, हमारे को नोन है कि नहीं, इसका m1 नोन, किस तरह से, जैसे मैंने ऊपर बताया। अब ना ये चीजें कनेक्ट करना सीख जाओ आप, ठीक है, कि m1 हमें क्या है, नोन है। सेकंड ऑफ ऑल, इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, हमें नोन है, इसका वॉल्यूम भी क्या है, नोन है। अब क्या है यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे क्या है, कुछ वाटर कंटेंट था, W1 जो है वो वाटर कंटेंट था, राइट। अब क्या होगा कि इसका जब ये वाटर कंटेंट क्या है, इससे डिक्रीज होगा, तो इसका वॉल्यूम में भी डिक्रीमेंट आएगा, राइट। आई कैन से कि इसके वॉल्यूम में भी क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, क्या होगा, इसके वॉल्यूम में भी डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इसके वॉल्यूम में भी डिक्रीमेंट होगा, लेकिन क्या, मुझे बताओ, m1 और यहां का जो ms है, m1 और जो ms है, क्या इन दोनों में कोई फर्क होगा, क्या इन दोनों में फर्क होगा, डेफिनेटली फर्क होगा। क्यों, क्योंकि इसके वॉइड्स में क्या है, वाटर है, राइट, और यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, सॉलिड है, यहां पे सॉरी क्या है, एयर है, ये ड्राई हो गया ना ये। लेकिन यहां के सॉलिड और यहां के सॉलिड में कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। क्यों, मैंने क्या बोला कि देखो m1 और ms में क्या अंतर है, तो आपने बोला कि हाँ इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि m1 तो है क्या, सॉलिड प्लस वाटर, और ms क्या है, ms है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड। तो देखो यहाँ पे एयर है, तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, लेकिन यहाँ के सॉलिड और यहाँ के सॉलिड में कोई अंतर होगा, सॉरी यहाँ पे क्या है, इसको ms लिखना, ठीक है। ms तो सेम ही रहेगा दोनों कंडीशन में, जहां पे जितने सॉलिड थे वो भी इतने रहेंगे, ठीक है। और जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है वो भी चेंज होगा क्या, मुझे बताओ कि जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है, मुझे बताओ कि V1 और Vs में कोई अंतर है, डेफिनेटली अंतर। क्यों, क्योंकि V1 क्या है, सॉलिड प्लस वाटर, और Vs क्या है, ऑफ द सॉलिड। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूजन लग सकती है कि सर आप ऐसा क्यों कंपेयर कर रहे हो, आप m1 और ms को क्यों कंपेयर कर रहे हो, और V1 को और Vs को क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। कई मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे कि वो इस तरह से पूछे जाते हैं, दैट इज वाई मैंने आपको पहले ही प्रिपेयर कर दिया है कि आप अगर इस तरह से देखो तो आपको ये चीज पता चल जाए कि m1 क्या है, आपको क्लैरिफिकेशन हो कि m1 क्या है और Vs क्या है और V1 क्या है, और इन सब में क्या है, आपको क्लैरिफिकेशन मिल गई। अब दूसरा क्या है कि देखो यहां से m1 और हमारा कहां पहुंच गया, मान लो कि इसको मैंने md मान लिया, ठीक है। अब जब m1 से md को मूव करेंगे हम, तो हम क्या बोलेंगे कि कहीं बीच में जैसे पार्शियल स्टेट आएगी, राइट, पार्शियल स्टेट आएगी, यानी इसका सॉरी पार्शियल स्टेट नहीं, यानी कहीं ना कहीं बीच में इसके क्या आएगी, कहीं ना कहीं इसके बीच में क्या आएगी, WS आएगी। WS क्या होगा, इसका श्रिंकेज लिमिट होगा, है ना, श्रिंकेज लिमिट आएगी बीच में। अच्छा ये चीज ना आपको समझ आ रही कि नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो ये सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन केस है, सॉइल क्या है, पूरी सैचुरेटेड केस है, ठीक है। हमने क्या निकाला, वेट सॉइल का निकाला ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना मैंने वेट सॉइल, तो वेट सॉइल अगर जो मैंने लिखा है तो इसका क्या मान लो कि ये सुपर सैचुरेशन का केस है, ठीक है। अब सुपर सैचुरेशन के केस से, अब ये चीज ना ऊपर दिखाता हूं मैं आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देखो जब सुपर सैचुरेशन का केस था तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और वो किसी एक पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद क्या होगा, वो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम में डिक्रीज नहीं आएगा। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों कि देखो सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन का केस है, और फिर कौन सा केस है जहां पे सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली ड्राई है। तो ऐसा हो सकता है कि इसके बीच में कहीं श्रिंकेज लिमिट आया होगा, है ना, इतनी चीज तो आपको क्लियर है ना कि इसके बीच में जैसे कहीं श्रिंकेज लिमिट आया होगा। तो मान लेते हैं कि हमने अज्यूम कर लिया कि अगर इसके बीच में श्रिंकेज लिमिट आया होगा तो वॉल्यूम तो डिक्रीज नहीं हुआ होगा, जो एयर का है वो इसी का ही रहेगा, राइट। और इस केस में जो सॉलिड है वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सॉलिड रहेंगे सेम, और वॉल्यूम भी क्या रहेगा, यानी इसका अगर जो मैं वॉल्यूम बोलूं, मान लो कि मैं VD बोलता हूं, तो VD और ये क्या है, V2। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि VD तो बराबर है किसके, V2 के, ठीक है। क्यों है ये VD V2 के बराबर, क्योंकि देखो VD V2 के बराबर इसलिए है क्योंकि यहां पे वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। अगर जी यहाँ पे देखो ना, श्रिंकेज लिमिट पे, और जो ड्राई कंडीशन है, जीरो कंडीशन थी ना, वाटर कंटेंट क्या है यहाँ पे जीरो, तो ये कौन सी कंडीशन है, ड्राई। तो ड्राई कंडीशन से लेकर श्रिंकेज लिमिट तक क्या है, वॉल्यूम में कोई डिक्रीमेंट नहीं आ रहा है, तो वॉल्यूम में कोई डिक्रीमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि V2 और V1 बराबर है, नहीं, V2 इज नॉट इक्वल्स टू V1। इतना भी क्लियर हो गया आपको, ये चीज भी आपको क्लियर होगी। अब हम क्या बोलेंगे कि दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन,
दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन। मान लो कि थर्ड ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन और ये क्या है, सेकंड ऑब्जर्वेशन। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो वाटर कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी जिस तरह से मैंने ये ड्रॉ किया था ना, तो इस तरह से देखो कि वाटर कंटेंट डिक्रीज हो रहा है, यानी यहां से लेकर यहां को आ रहा है। अब ये क्या है, WS श्रिंकेज लिमिट के पास पहुंच गए। तो श्रिंकेज लिमिट में मैंने क्या बोला था कि देखो होता तो पार्शियली है, लेकिन हम क्या मानते हैं, सैचुरेशन मानते हैं 1। तो यहाँ पे इसके वाटर, इसके वॉइड्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पानी होगा। इतना भी क्लियर हो गया, इसके वॉइड्स में क्या होगा, पानी होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि W1 में जितना भी पानी था, जो WS में होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली कम होगा, राइट। और हमें WS ही फाइंड आउट करना है कि WS कब आएगा। तो WS कब आएगा ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज क्या कि हमें WS फाइंड आउट करना है। तो WS बेसिकली क्या है, WS को अगर से देखिए तो वो क्या है बेसिकली कि WS इज इक्वल टू, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या है कि देखो WS जो है ना वो किसके बराबर है कि अगर मैं W1 से, जो सबसे पहले था, उससे अगर मैं माइनस कर दूं चेंज ऑफ वाटर कंटेंट, तो मुझे WS मिल जाएगा। अब ये समझ नहीं आएगा कई बच्चों को। देखो W1 क्या है, यहाँ पे पूरा ये वाटर है। अब इस वाटर से जो भी आपको चेंज दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, ये क्या है, ये वॉल्यूम का चेंज है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि डेल्टा V किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं V1 से V2 माइनस कर दूं, V1 से V2 माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा V मिल जाएगा। और अगर जब मुझे डेल्टा V मिल गया है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि रो W किसके बराबर होता है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, दैट इज द मास अपॉन द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से अगर जब मैं डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। और हमें फाइंड आउट ही क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा V। अब डेल्टा V क्या होता है, डेल्टा V तो आपको पता ही है कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉलिड। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये बच्चों क्या है, डेल्टा मतलब चेंज। क्या है ये, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन वाटर कंटेंट क्या होगा, चेंज इन वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द सॉलिड। समझ में आया मैंने क्या बोला कि जितना वेट इसका चेंज होगा, देखो यहां से लेकर यहां तक जाएंगे तो इसका वेट में भी कुछ डिक्रीमेंट आएगा। तो जितना इसका वेट में डिक्रीमेंट आएगा यानी उतना पानी क्या हो गया, इवेपोरेट हो चुका है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला मैंने कि अगर जब मैं वाटर कंटेंट चेंज को अगर मैं माइनस कर दूं W1 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, श्रिंकेज लिमिट मिल जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला। तो ये चीज समझ में आई आपको। अब मैंने क्या लिखा कि WS माइनस, क्या लिखा मैंने, WS माइनस W1 इज इक्वल टू डेल्टा V। अब WS क्या है, WS जो है दैट इज इक्वल टू WS, तो WS वही फाइंड आउट करना है। तो W1 से अगर मैं माइनस कर दूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि W क्या होता है, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है कि नहीं। अब मुझे चेंज फाइंड आउट करना है तो डेल्टा W इज इक्वल टू W इंटू डेल्टा V मैं फाइंड आउट करूंगा। और डेल्टा V तो बच्चों हमने पहले ही फाइंड आउट कर दी थी, ठीक है, ये W वो है वाटर। तो क्या ये हमने क्या बोला था यहाँ पे कि देखो यहाँ पे हमने बोला था कि V2 जो है, यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं कि V2 जो है दैट इज इक्वल टू VD, है कि नहीं। ये चीज तो यहाँ से क्लियर हो गया आपको, राइट। अब क्या करना है हमारे को, अब हमें W1 इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट ऑफ वाटर निकालना है, वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, अच्छा डेल्टा V में बता रहा था कि डेल्टा V क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, V1 माइनस VD भी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि V2 क्या है, VD है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि डेल्टा दिस मल्टीप्लाई बाय, ये चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड। अब वेट ऑफ द सॉलिड क्या है, WS। तो बस वेट ऑफ द सॉलिड निकालो, यहाँ पे WS लिख दो, MS लिख दो, बस ये हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको और रिफाइन करके लिख दो कि WS इज इक्वल टू W1 माइनस V1 माइनस VD लिख सकता हूँ, या फिर क्या लिख सकता हूँ इसको, V1 माइनस V2 लिख सकता हूँ। इतना तो क्लियर हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी W डिवाइडेड बाय MS, राइट, MS M सॉलिड। अब एक और चीज, ये जो M सॉलिड है ना, MS जो है, क्या मैं उस MS को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं MS को MD लिख सकता हूँ, सोचो सोचो, क्या मैं MS को MD लिख सकता हूँ, क्या मैं MS को MD लिख सकता हूँ, तो डेफिनेटली लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ मैं बच्चों, ध्यान दो, एयर का कोई वेट होता है, आप बोलोगे नहीं सर एयर का कोई वेट नहीं होता, तो सॉलिड का जो वेट रहेगा वही उसका क्या रहेगा, टोटल वेट रहेगा। तो आई कैन से कि भाई MD इज इक्वल टू MS। तो इसको एक्सप्लेन, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, WS इज इक्वल टू W1 माइनस, इसको इस भाषा में लिख दो, V1 माइनस V2 इंटू रो W डिवाइडेड बाय MD। तो ये दो फॉर्मूले जो है वो आपके लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ताकि हम इससे क्या डिटरमिन कर सके, श्रिंकेज लिमिट डिटरमिन कर सके किसी भी सॉइल में। अब कई बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि सर आपने ये डेंसिटी के साथ ये W क्यों लगाया। देखो ये पता क्यों लगाया, क्योंकि देखो जब हम क्या करते हैं, दिस करते हैं, W इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, यही लिखते हैं ना। तो यहाँ पे अगर जब मुझे वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रो डेंसिटी लिखना पड़े तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इस तरह से लिखूंगा। अब आप पूछोगे कि ये क्यों लिखा है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं
रेट ऑफ चेंज यानी चेंज इन द वेट ऑफ द वाटर फाइंड आउट करते हैं, तो वेट ऑफ द वाटर ही यहाँ पे इस्तेमाल होगा, कोई और नहीं होगा। तो इतना क्लियर हो गया कि ये है। और क्या बोल सकते हैं कि जब हम क्या बोलते हैं कि रो डी बोलते हैं तो वो क्या होता है, दैट इज एम डी अपॉन वी डी, होता है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी वी डी होता है, यहाँ पे एम डी की जगह पे और क्या लिख सकता हूँ मैं, एम एस भी लिख सकता हूँ, ओनली द मास ऑफ द सॉलिड। तो ये तो चीज आपको पता ही है, राइट। तो यहाँ पे अगर जो मैं बोलूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे W1 बताना है कि W1 क्या है, तो W1 किस तरह से बता सकते हैं आप। अगर मुझे W1 बताना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि M1 से अगर मैं माइनस कर दूं, क्या M1 से अगर जो मैं माइनस करूं MS को अगर जो मैं माइनस कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा क्या, सिर्फ वेट ऑफ द वाटर यानी W1 को कर सकता हूं ना मैं। अगर मैं पूरे टोटल से सॉलिड को माइनस कर दूं तो मुझे वाटर मिलेगा। और MS किसके बराबर होगा, MS तो इसके भी बराबर है, ये भी सेम है, और MS किसके बराबर होगा, MD के बराबर होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर जो मुझे W1 निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड आउट द W1, सो आई कैन से कि W1 तो बच्चों ये क्या है, दैट इज इक्वल्स टू M1 माइनस MD। क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि MD जो है वो MS के बराबर है, बोल सकता हूँ कि नहीं। तो यहां से आप इसको रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो कि श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल्स टू M1 माइनस MD, ठीक है, माइनस यहां पे क्या लिखूं, V1 माइनस VD, राइट, इनटू रो W। अब रो W का भी पता लगे ना किस तरह से आया, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं कि वॉल्यूम सॉरी मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, रो W है, जिसको हमने क्या किया यहां से लिखा। तो ये भी क्लियर हो गया कि WS क्या है, और डिवाइडेड में क्या है, MD है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइडेड बाय द MD, राइट, इतना क्लियर हो गया। और इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, हमारा MD आ जाएगा, ठीक है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों। अब देखो ध्यान से कि नोटेशन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने W1 को देखा होगा ना, और आपने ये सोचा होगा कि मैं M1 से अगर जो MS को माइनस कर दूंगा तो मुझे W1 मिल जाएगा, लेकिन गलत है। क्यों, क्योंकि W1 क्या है, इट्स अ वाटर कंटेंट। अगर ये वाटर कंटेंट है तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द मास ऑफ द वाटर अपॉन द ड्राई सॉलिड। या फिर क्या बोल सकते हैं कि देखो W1 जो है वो क्या है, मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉलिड। दैट इज वाई यहाँ पे क्या आ गया, MD आ गया। तो इतना क्लियर हो गया कि कई बार बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि देखो इतना तो हो गया, साथ में MD भी आएगा। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इसके नीचे MD क्यों आएगा, क्योंकि ये भी बच्चों का वाटर कंटेंट है, ठीक है। अब WS क्या हो जाएगा हमारे पास ऑल ओवर कि M1 माइनस MD माइनस V1 माइनस VD रो W डिवाइडेड बाय MD। या फिर क्या लिख सकते हो आप, या फिर आप लिख सकते हो कि WS इज इक्वल टू, इस पूरे चीज को क्या लिख सकता हूं मैं, W1 माइनस V1 माइनस VD मल्टीप्लाई बाय रो W डिवाइडेड बाय MD। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुले जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुले है श्रिंकेज लिमिट को फाइंड आउट करने का, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मुले, ठीक है, टू फाइंड आउट द श्रिंकेज लिमिट। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट अप्रोच कि आप श्रिंकेज लिमिट को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब करते हैं सेकंड अप्रोच, ठीक है, क्या करते हैं अब, सेकंड अप्रोच क्या है हमारी, अप्रोच नंबर, राइट, अप्रोच नंबर 2। उसमें क्या है कि सबसे पहले हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द वाटर है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि मान लो कि हमारी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, दैट इज V2, और V2 किसके बराबर था, जो V2 है इट इज इक्वल टू VD, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द सेकंड उसमें था, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पे क्या था, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, MS भी बोल सकता हूँ, वेट है इसका MS। तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम से VS को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ द वाटर जो फाइंड आउट करना है, क्योंकि सेकंड में क्या था, वाटर था। क्यों था वाटर, क्योंकि वो कौन सा है, S वहां पे 1 है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, श्रिंकेज लिमिट पर है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू V2 माइनस VS। इतना समझ में आया V2 माइनस VS क्यों लिखा। अगर मैं V2 माइनस VS लिखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं इसको, या फिर मैं लिख सकता हूं कि VD से अगर मैं VS को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर मिल जाएगा। सेकंड ऑफ ऑल दूसरा क्या है कि मास ऑफ द वाटर इन टू, अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है इन टू, अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो मास ऑफ द वाटर तो हमने अभी निकाला कि VD से अगर VS माइनस हो जाए तो मल्टीप्लाई हो जाए रो W, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा मास ऑफ द वाटर इनटू, मास ऑफ द वाटर इनटू कैसे निकाल सकते हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको। तो ये इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ द वाटर। अब मुझे क्या निकालना है, वाटर कंटेंट इन टू निकालना है। तो वो क्या होता है, दैट इज द, यहाँ पे क्या मास ऑफ द वाटर, तो आई कैन राइट VD माइनस VS इंटू रो W डिवाइडेड बाय, ये चीज तो आ गई, डिवाइडेड बाय क्या है, दैट इज द VD माइनस क्या है, मास ऑफ द सॉलिड। तो मास ऑफ द सॉलिड निकालना है तो वो क्या होगा, वो तो MS ही होगा, क्या होगा, वो MS होगा। तो इतना समझ में आया क्या निकालना है कि मास ऑफ द सॉलिड, मास ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉलिड। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वाटर कंटेंट हो जाएगा। अगर ये वाटर कंटेंट हो जाएगा तो अगर जो मुझे WS निकालना है,
श्रिंकेज लिमिट निकालनी है। तो श्रिंकेज लिमिट निकालने के लिए क्या था हमारे पास कि वीडी माइनस वीएस विच विल बी इक्वल्स टू रो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, यहाँ का जो वाटर कंटेंट है वही क्या हो जाएगा, हमारा श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या है, एमएस है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करो कि इनको अलग अलग लिख दो। अलग अलग कैसे लिख दो कि इस चीज को इसके साथ लिख दो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि वीडी को एमएस के नीचे लिख देता हूँ और साथ में मल्टीप्लाई होगा रो डब्ल्यू माइनस, अगर जब मैं वीएस को एमएस के नीचे लिखता हूँ और साथ में मल्टीप्लाई कर दूं रो डब्ल्यू, तो ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, राइट। अब मुझे आप लोग बताओ कि वीएस अपॉन वीडी जो है वो किसके बराबर है, और साथ में ये भी बताओ कि वीएस अपॉन एमएस किसके बराबर है। अब ये दो चीजें आपको मुझे बतानी है कि जब हम किसको देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं वीएस अपॉन एमएस को देख रहे हैं, तो वो किसके बराबर है। वो चीज मैंने आपको पहले बताई थी, रोएस क्या बताई थी कि रोएस किसके बराबर होता है, एमएस अपॉन वीएस इज इक्वल टू वीएस। तो ये चीज तो हम यहाँ पे रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकेट में किस तरह से लिखूंगा मैं इसको कि 1 अपॉन रोएस इज इक्वल टू वीएस अपॉन एमएस, ये चीज मैं लिख सकता हूँ। अब इस चीज को यहाँ पे पुट कर दो। दूसरा क्या है कि वी, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं कि वी ड्राई है डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉलिड, और क्या लिख सकता हूँ मैं मास ऑफ द सॉलिड को मास ऑफ द ड्राई लिख सकता हूँ। तो वीडी अपॉन एमडी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन रो डी लिख सकता हूँ। इतना समझ में आया क्या लिखा मैंने कि जब हम सॉलिड की देख रहे तो इस तरह से, और जब हम डेंसिटी ऑफ द ड्राई देख रहे तो हम इस तरह से। तो ये चीज किसमें रिप्लेस हो जाएगी कि डब्ल्यू एस फिर बराबर हो जाएगा किसके, वीडी क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, रो डी, और माइनस क्या करूंगा मैं, रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, रो एस लिख दूंगा। इतना चीज हो गया। अब यहां पे आता है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, आपने इतना तो लिखा दिया, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एक्स्ट्रा कि देखो जब हम क्या देखते हैं आर को देखते हैं ना, तो आर का मतलब क्या होता है, श्रिंकेज रेशियो। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बस देखो कि श्रिंकेज रेशियो, अब श्रिंकेज रेशियो किसके बराबर होता है, रो डी अपॉन रो डब्ल्यू के, या फिर इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, राइट। और जो जी होता है ना वो होता है बराबर हमारे किसके, स्पेसिफिक ग्रेविटी के। अब आप बोलोगे सर स्पेसिफिक ग्रेविटी तो बच्चों में पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं कि रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, और क्या लिख सकता हूं, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू जो है बराबर किसके होगा, आर और जी के होगा। इतनी चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या है, इसको अभी मैं समझाऊंगा, ऐसे मैं समझना कि मैं भाग जाऊंगा, इसको मैं समझाऊंगा कि देखो कि यहाँ पे क्या है, रो डब्ल्यू अपॉन रो डी एंड रो डब्ल्यू अपॉन रो एस, इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ कि पहले तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन जी। तो ये पूरा चीज टर्म किस में चेंज हो जाएगी कि अगर मैं देखूँ तो ये पूरी चीज किसमें होगी कि श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन जी। तो ये भी समझ में आया किस तरह से लिखा मैंने ये, ठीक है। 1 डब्ल्यू एस इज टू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन जी, वो क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट।